नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारा टैक्स कम करो, कम करो, यह आवाज़ इन्हीं दिनों क्यों मुखर हो रही है, क्यों सुनाई दे रही है? क्या इसलिए कि मिडिल क्लास का प्यारा शेयर बाजार डूबने लगा है? 4 महीने से अधिक समय से गिरावट के कारण 20 करोड़ निवेशकों के माथे पर शिकन पड़ने लगी है। उनकी कमाई घटती जा रही है तो टैक्स की दरें कांटे की तरह चुभने लगी हैं। बाजार में हाहाकार मचा है तो अब नज़र सरकार पर पड़ी है कि माई बाप ही टैक्स घटाकर कुछ राहत दे सकते हैं ताकि उनके हाथ में पैसा आए और वे खरीदारी की तरफ लौटें। शहरों में मांग में सुधार की उम्मीद कमज़ोर पड़ने लगी है। इसे लेकर उद्योग जगत के संगठन सरकार से टैक्स कम करो की गुहार लगाने लगे हैं। 90 घंटा काम करने के बयान पर कितनी बहस हो गई, लेकिन उद्योग टैक्स की दरों को कम करने की बात कर रहा है, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अखबारों ने भी टैक्स कम करो की मांग को प्रमुखता से पेश नहीं किया है। क्या टैक्स में राहत देकर बाजार में डूब रहे मिडिल क्लास को सरकार राहत दे सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडिल क्लास के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इस बार उनके लिए अच्छे दिन का इंतजार और भी लंबा होने वाला है? पीएचडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर सीआईआई और फिक्की सभी टैक्स में सुधार की मांग कर रहे हैं। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की मांग है कि बैंकों में जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स की दर घटा दी जाए। एलएलपी कंपनियों पर अधिक से अधिक 25% ही टैक्स लगे और टीडीएस टैक्स की अलग अलग दरों को कम से कम रखा जाए। मिडिल क्लास चुप हो गया है, उसे पैसे का पाला मार गया है। भरोसा नहीं है कि टैक्स चिल्लाने से सरकार इस बजट में कुछ ठोस राहत देगी, इसलिए उद्योग जगत की इस मांग पर चुप्पी छाई हुई है। मिडिल क्लास यानी एम क्लास को पता चल गया था कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसने अपनी उम्मीदें शेयर बाजार के ऊपर टिका दी। कोविड के बाद से खासकर शेयर बाजार की तरफ पलायन करने लगा। शेयर बाजार में उछाल और स्थिरता का लंबा दौर भी चला, जिसके कारण भरोसा बन गया कि यहां से भरपाई हो जाएगी। इसे देखते हुए शेयर बाजार में करोड़ों की संख्या में नए निवेशक आए, जिन्होंने बैंकों से अपनी जमा पूंजी निकाली और डीमैट अकाउंट खोलना शुरू कर दिया। लेकिन अब तो शेयर बाजार भी गिरने लगा है। जिस रफ्तार से विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से पैसे निकाले हैं, उससे लगता नहीं कि उनकी यहां बहुत जल्दी वापसी होने वाली है। तो क्या हम 20 करोड़ निवेशकों की चिंताओं को लेकर बात कर रहे हैं? क्या अखबारों की हेडलाइन बदलने लगी है जिससे पता चले कि भारत के बाजार में जारी इस गिरावट को कैसे समझा जाए? या 20 करोड़ निवेशकों की हालत ये हो गई है कि वे अपना दुख किसी से नहीं कह पा रहे हैं? हम आज उन्हीं 20 करोड़ निवेशकों की बात करेंगे जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड वगैरह में निवेश करते हैं। सितंबर महीने से लेकर सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट आ रही है। 4 महीने तक गिरावट का ही दौर बाजार में चला है। बीच बीच में कुछ सुधार हुए मगर अस्थायी साबित हुए। गिरावट का दौर थमा नहीं। जनवरी के 13 दिन गुजर गए और इस बात को लेकर कोई दावा नहीं कर सकता कि बाजार में खुशहाली के दिन लौट आए हैं। 4.5 महीने से कम समय में भारतीय निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए हवा हो गए। सितंबर महीने से लेकर 10 जनवरी तक 47 लाख करोड़ निवेशकों के डूबे हैं। पिछले 4 दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों के 20 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। 13 जनवरी को 8 लाख करोड़ घट गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सितंबर से लेकर 13 जनवरी तक करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। इसमें अगर 5 लाख करोड़ रुपए भी छोटे निवेशकों के डूबे होंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार का यह करंट किन किन घरों में झंझना रहा होगा। बाजार में करीब 10% खुदरा निवेशक माने जाते हैं। शेयर बाजार के कारण सभी को भरोसा हो चला था कि मोदी सरकार के दौर में आर्थिक मोर्चे पर सब ठीक है, क्योंकि इस बाजार ने रूस यूक्रेन युद्ध को देखा, गजा पर इस्राएल के हमले को झेला। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद भारत का शेयर बाजार स्थिरता और उछाल की तरफ ही रहा। अब ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 5 महीने से शेयर बाजार ढालान पर फिसलता नजर आ रहा है। सितंबर 2024 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 85,836 अंकों पर पहुंच गया था। 13 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 76,330 अंकों पर आ गया।
4.5 महीने में 9,000 अंक नीचे आ चुका है। इस बार गिरावट का यह दौर कुछ दिनों का नहीं, सितंबर से शुरू हुआ और अब जनवरी भी आधा बीतने जा रही है। 4 दिनों से सेंसेक्स गिरता ही जा रहा है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाले जा रहे हैं। 22,000 करोड़ से अधिक पैसा भारत के बाजारों से निकाल चुके हैं। 13 जनवरी को सेंसेक्स 1,000 अंकों से नीचे आया। निफ्टी भी 345 अंक नीचे आकर 23,085 पर आ गया। बिजनेस अखबारों के अनुसार 13 जनवरी को ही मार्केट से 12 से 13 लाख करोड़ निवेशकों के स्वाहा हो गए। बाजार में रक्तपात हो रहा है और गोदी मीडिया में गुणगान चल रहा है। दिसंबर महीने में बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था और एक चार्ट के जरिए दिखाया कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के शेयर बाजार में रिटर्न सबसे अच्छा रहा। जितना लगाया उससे ज्यादा मिला। इस आधार पर यह चार्ट बना है। मनमोहन सिंह यहां भी मोदी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में शेयर बाजार ने 179% रिटर्न दिया। इतना मुनाफा, इससे अधिक मुनाफा केवल नरसिम्हा राव के समय मिला जब शेयर बाजार ने 180% का रिटर्न दिया। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में शेयर बाजार ने केवल 61.2% का रिटर्न दिया और दूसरे कार्यकाल में 81% का। इस साल जून से लेकर दिसंबर तक का रिटर्न 9.2% रहा है। इस वित्त वर्ष में क्या शेयर बाजार का रिटर्न अब बेहतर हो पाएगा? लेकिन जब शेयर बाजार ने 180, 179% का रिटर्न दिया तब डीमैट खातों की संख्या में उस तरह से उछाल नहीं आया जिस तरह से मोदी सरकार के दौर में आया। यह मोदी के प्रति मिडिल क्लास का विश्वास ही था कि बैंकों से पैसा निकालकर लोगों ने शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ डीमैट खातों की रफ्तार बढ़ने लगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 4 वर्षों में डीमैट खातों में हुई प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। मार्च 2020 में डीमैट खातों की कुल संख्या 4.1 करोड़ थी। अगले 4 साल 7 महीने में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17 करोड़ हो जाती है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के दौर में एम क्लास यानी मिडिल क्लास को मोदी पर ज्यादा भरोसा रहा, तभी उसने बैंकों से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाना शुरू किया। लेकिन अब जब मोदी के दौर में शेयर बाजार ने मनमोहन सिंह से काफी कम रिटर्न दिया है, यह बात धीरे धीरे सामने आ रही है। भारत का वोटर और निवेशक पैसा और वोट दोनों के मामले में एक जैसा बर्ताव करता है। पिछले 4-5 सालों में सेंसेक्स में अगर हम देखें या निफ्टी में बहुत तेज़ी से जो है वृद्धि आई है और इससे जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, पूरा शेयर बाजार का जितना पैसा उसमें लगा हुआ है तो वो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ते हुए नज़र आया है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारा जो असली अर्थव्यवस्था है यानी हमारा जो उत्पादन है, जो कृषि का उत्पादन है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो उत्पादन है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है, या हमारा जो कंजम्पशन है, जो जितने हम हमारा भोग के पीछे हम जितने खर्चा करते हैं, ये जो असली इकोनॉमी है, रियल इकोनॉमी जो है, इसका ग्रोथ जो है वो शेयर बाजार के जैसा उतना तेज़ी से ग्रोथ जो है नहीं हुआ है। और हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए थे उस समय एग्जिट पोल के बाद बहुत भारी रकम से जो है शेयर बाजार में वृद्धि आई और रिजल्ट्स आने के बाद वो एकदम क्रैश हो गया। तो ये दिखाता है कि अभी शेयर बाजार का जो वृद्धि है वो काफ़ी आर्टिफिशियल वृद्धि जो है। शेयर बाजार का चढ़ना ही था कि लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह नतीजों से पहले शेयर बाजार में निवेश करने का सुझाव देने लगे। अमित शाह ने कहा कि 400 से ज्यादा सीटें आएंगी और बाजार में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नतीजे के दिन 4 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। एग्जिट पोल बीजेपी की प्रचंड जीत की घोषणा कर रहे थे। मार्केट में जबरदस्त उछाल की भविष्यवाणी चल रही थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी का 400 पार का नारा पिट गया, अकेले बहुमत भी नहीं मिली और बाजार बुरी तरह गिर गया धड़ाम।
निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए एक दिन में स्वाहा हो गए। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिकायत भी की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि 4 जून से पहले निवेश करने के उनके सुझाव के कारण नतीजे वाले दिन बाजार को 30 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। 5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को घाटा हुआ। राहुल गांधी ने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। मैं 2 इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको यह बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं जो ईमानदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी, और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा ये सवाल है, और मैं आपसे इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी की है। वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है, इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। लेकिन अब जब शेयर बाजार गिरता जा रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शेयर बाजार को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वैश्विक चुनौतियों के नाम पर सवालों को टरका देने का चलन हो गया है। भारत की अपनी आर्थिक हालत पर बात नहीं हो रही कि जीडीपी का अनुमान घटाया गया है। इस वित्त वर्ष में 6.4% जीडीपी की बात कही जा रही है। लोगों की आर्थिक क्षमता चौपट होती जा रही है, उनकी कमाई पर चोट पहुंची है तो टैक्स चिल्लाने लगे हैं। मंदिर पॉलिटिक्स में डूबा मिडिल क्लास और पूरा देश मनी मनी गाने लगा है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार दैनिक उपभोग की चीजें बनाने वाली कंपनियां, जिन्हें हम एफएमसीजी कंपनी कहते हैं, नई नई तरकीबें लगा रही हैं ताकि उनका माल बिक जाए। पहले बाजार में एंट्री लेवल पर सर्फ एक्सेल का पैकेट 110 रुपए का आता था, अब 10 रुपए का नया पैक लॉन्च हुआ है। 110 रुपए से सीधे 10 रुपए के पैकेट पर उम्मीद टिकी है। कोलगेट का टूथपेस्ट 170 रुपए का आता था, अब 80 रुपए का एक नया पैक लॉन्च किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट में यही दिखाया गया है कि मिडिल क्लास के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, तो बाजार में माल नहीं बिक रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके बेचा जाए छोटे छोटे पैकेट में, ताकि लोग कुछ ना कुछ खरीदते रहे, एकदम से सब कुछ बंद ना हो। मगर बाजार में गर्माहट नहीं आ रही है, चीजें ग्राहकों के इंतजार में शाम तक थक जाती हैं। इससे अमीर गरीब की बढ़ती खाई भी उजागर होती है। एक तरफ कपड़े धोने के पाउडर का पैकेट छोटा हो रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े शहरों में प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कारों की बिक्री बढ़ जा रही है,
छोटी कारों की बिक्री घट जा रही है। आप इस एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। बेहतर तो आप लोग ही जानते होंगे कि आपकी हालत क्या है। शहरों में मांग बैठ गई है। शहरों की मांग से ही एफएमसीजी सेक्टर आगे बढ़ता है, लेकिन शहरों में उसकी गाड़ी पंचर बताई जा रही है। इधर भारत का रुपया डॉलर के सामने टूटता जा रहा है। कहां तो $1 जब 60 रुपए का होता था, देश में रोज बहस होती थी, बीजेपी छाती पीटने लग जाती थी, लेकिन वही बीजेपी $1 के 86 रुपए हो जाने पर शांत पड़ गई है। आज तो $1 86.55 रुपए पर पहुंच गया, यानी 87 की तरफ बढ़ने लगा है। अगर नरेंद्र मोदी विपक्ष में होते तो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और भारत की आर्थिक दुर्दशा का प्रलाप कर रहे होते, मगर अब उन्हें $1 87 रुपए का भी सामान्य नजर आने लगा है। रुपए को बचाने के लिए रिजर्व बैंक अपना भंडार खाली किए जा रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीने में न्यूनतम स्तर पर है। 3 जनवरी को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $634.59 बिलियन का रह गया। सितंबर 2024 में सर्वाधिक हो गया था जब $704.89 बिलियन का हुआ। तब से $70 अरब की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई है। तो 2023-24 में जीडीपी 8.2% रही। इस वित्त वर्ष का अनुमान 6.4% रखा गया है। करीब 2% की गिरावट कोई मामूली नहीं होती। जुलाई 2024 के आर्थिक सर्वे में अनुमान 6.5 से 7% का बताया गया। जीडीपी उससे भी कम हो सकती है, हो सकता है कि 6.4% से भी कम रह जाए। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया। यह सपना दिखाया गया कि निजी कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, उनके पास पैसे आएंगे और नौकरियां बढ़ जाएंगी, लेकिन उल्टा हुआ। कॉर्पोरेट का मुनाफा तो बढ़ गया मगर निवेश नहीं बढ़ा। 11 जनवरी के द हिंदू में प्रसेनजीत बोस और सौम्यदीप विश्वास ने भारत की धीमी होती विकास दर पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। वे लिखते हैं कि यूपीए के 10 वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी की सालाना विकास दर 6.8% थी, निवेश दर 10% थी और निजी उपभोग की विकास दर 6%। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से लेकर कोविड तक वास्तविक जीडीपी की सालाना विकास दर यूपीए जितनी ही थी। निजी उपभोग की विकास दर बढ़कर 6.8% हो गई, मगर वास्तविक निवेश की विकास दर 10% से गिरकर 6.3% पर आ गई। यानी मोदी सरकार के दौरान आर्थिक विकास निवेश के कारण नहीं हुआ, जबकि यूपीए के समय निवेश अच्छा था तब जब कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा था। पिछले हफ्ते हमारा जो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार का जो स्टैटिस्टिक्स का जो दफ्तर है, उन्होंने जो इस अर्थवर्ष के लिए 24-25 अर्थवर्ष के लिए जो आर्थिक वृद्धि का एस्टिमेट लाए हैं, वो दिखाता है कि जितना तेज़ी से आर्थिक वृद्धि होगी, असली आर्थिक वृद्धि होगी, इसका अनुमान लगाया गया था, उतना तेज़ी से वो आर्थिक वृद्धि नहीं होने जा रहा है। पिछले साल 8% से ज़्यादा आर्थिक वृद्धि हुआ था इस हमारे देश में, लेकिन इस साल वो सिर्फ 6.3 या 6.4% जो है वो होने की संभावना है। तो ये जो आर्थिक वृद्धि कम होने का जो अभी बात आ रही है सरकारी तौर पे ही, इसका कारण ये है कि निजी निवेश जो है उसमें कोई वृद्धि देखने को नहीं मिल रहा है, और उसके साथ साथ कंजम्पशन का भी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा जो है नहीं हो पा रहा है। और जिसके चलते अगर हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को देखें या सेवा के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको भी अगर हम देखें, तो हर चीज़ में ही धीमी गति से आर्थिक वृद्धि होता हुआ नज़र आ रहा है इस साल में। तो ये जो असली अर्थव्यवस्था में जो धीमी गति से जो वृद्धि हो रही है, इसी से भी हमारे देश में जो विदेशी जो पूंजी है हमारा वित्तीय बाजार में, स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो धीरे धीरे हमारे देश से पैसा जो है अभी वापस खींच ले रहे हैं। और इसके चलते भी एक जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है स्टॉक इंडिसेस का।
और हम लोगों का जो इतना बढ़ा हुआ जो अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, इनका अभी भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस को धक्का लग रहा है। ये जो ग्रोथ एस्टिमेट्स कम हुआ है, तो अभी आने वाले दिनों में बजट भी आएगा, उसके बाद क्या सुधार होगा उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि हमारे देश का जो शेयर बाजार में जो वर्तमान जो वैल्यूएशंस है, जो करंट प्रेजेंट वैल्यूएशंस है, वो काफ़ी इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस है, यही लग रहा है। तो इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस जब भी होता है तो उसमें शार्प करेक्शंस होने की भी जो है गुंजाइश रहती है। तो आने वाले दिनों में हमारा देश का स्टॉक मार्केट में, सेंसेक्स में, निफ्टी में भी हम भारी गिरावट का आशंका जो है जता सकते हैं। इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट से लेकर ठहराव की स्थिति बताई जा रही है वो केवल वैश्विक चुनौतियों के कारण है, अमेरिका के कारण है। मोदी सरकार के दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी उठ नहीं पाया, थोड़ा बहुत सुधार होता रहा, लेकिन कुल मिलाकर इसका प्रदर्शन औसत रहा है। रोजगार देने वाले किसी भी सेक्टर ने इतनी प्रगति नहीं की जिसे लेकर हेडलाइन चमकने लग जाए। कंपनियों में सैलरी का बढ़ना रुक सा गया है। जाहिर है मिडिल क्लास के पास कहीं से पैसा आ नहीं रहा है। टैक्स में कमी तो होनी चाहिए, लेकिन क्या टैक्स में कटौती काफी होगी? भारत सरकार के पास कितना स्कोप बचा है कि वह टैक्स में कमी करे? हेडलाइन के लिए कुछ इधर से उधर किया जा सकता है, लेकिन बड़ी राहत की उम्मीद कम ही नजर आती है। उदय कोटक ने भी टैक्स कम करने की बात कही है। 6 जनवरी को लाइव मिंट की गोपिका गोप कुमार और सतीश जॉन से बातचीत में उन्होंने कहा, निजी कर और कैपिटल गेन टैक्स पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। इनसे जुड़े नियम सरल हुए हैं, मगर मैं मानता हूं कि ब्याज दर और निजी आय पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाना चाहिए। मेरा अपना मत है कि निजी आय पर लगने वाला मार्जिनल टैक्स 39% से कम होना चाहिए, 33 या 35% होना चाहिए। पहले ये 42% था, कम करके 39% पर लाया गया। कॉरपोरेट टैक्स 25% है, तो कुल मिलाकर कॉरपोरेट पर 1/4 और लोगों पर 1/3 मार्जिनल रेट, इसका नतीजा अच्छा होना चाहिए। तो कॉरपोरेट को क्या डर लग रहा होगा कि कहीं सरकार फिर से उस पर टैक्स ना बढ़ा दे, इसलिए अब कॉरपोरेट इनकम टैक्स घटाने की बात करने लगा है। लेकिन सीआईआई के अध्यक्ष और उद्योगपति संजीव पुरी का भी कुछ कहना है। वे मानते हैं कि 20 लाख तक की आमदनी वाले को टैक्स में राहत देनी चाहिए, लेकिन पुरी भी वही कह रहे हैं जो बहुत से विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री कोरोना के बाद से कहते आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था और आम जनता की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए मांग बढ़ाने की बहुत जरूरत है। यह निवेश को बढ़ाने से भी बड़ी जरूरत है, लेकिन सरकार की नीति कॉरपोरेट निवेश को बढ़ावा देने की रही है। वर्षों से टैक्स में छूट दी जा रही है, कॉरपोरेट के लिए अन्य कदम भी उठाए गए, लेकिन जिस निजी निवेश की उम्मीद सरकार लगाए बैठी रही वो कभी हुआ नहीं। कंपनियों के मुनाफे बढ़ गए मगर लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, नई नौकरियां पैदा नहीं हुई। अब यह सब सच सामने आ रहा है। आम जनता तक इस निवेश का लाभ नहीं पहुंचा, उनकी खरीदने की क्षमता गिरती जा रही है। संजीव पुरी ने सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि नई नौकरियां पैदा हो और टैक्स से निचोड़ी जा चुकी जनता तक राहत पहुंचे। संजीव पुरी ने यह भी कहा कि कपड़ा और जूता के सेक्टर में हाथ के काम का इस्तेमाल होता है, इन सेक्टरों में निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत है। इंग्लैंड और यूरोप के देशों से मुक्त व्यापार समझौते होने चाहिए ताकि निर्यात बढ़े, रोजगार पैदा हो। संजीव पुरी ने वो बात कह दी जिसे कहने में उद्योगपतियों को खाने की मेज पर एक कटोरी में ईडी, एक कटोरी में इनकम टैक्स और चम्मच में सीबीआई नजर आने लगती है। फिर भी राम जाने संजीव पुरी ने कैसे कह दिया कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती कर मिडिल क्लास को राहत पहुंचाना जरूरी है। 20 लाख सालाना आय वाले वर्ग के लिए आयकर में कटौती करने की जरूरत है। मनरेगा वेतन में बढ़ोतरी की बात भी संजीव पुरी कर रहे हैं। तो जो बात मीडिया नहीं कह पा रहा है वो बात अब उद्योगों के संगठन की तरफ से कही जाने लगी है। कभी सोचा था आपने कि ऐसा दिन आएगा? मिडिल क्लास यानी एम क्लास खुद नहीं बोल पाता कि पेट्रोल डीजल के टैक्स में कमी कीजिए। कब से 95 रुपया लीटर पेट्रोल भरवा रहे हैं, जेबें खाली हो गई हैं। लेकिन उद्योगों के संगठन ने मांग की है कि टैक्स कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम पर भी टैक्स कम हो।
तब भी मीडिया में टैक्स को लेकर कोई बहस नहीं। वैसे भी कुंभ के बहाने बजट सर से निकल जाएगा। मीडिया इन बातों को छोड़कर कुंभ को अपना बहाना बना लेगा। जैसे इन दिनों वह कुंभ में व्यस्त है, इसलिए टैक्स या मिडिल क्लास की आर्थिक हालत की बात नहीं कर रहा। 20 करोड़ निवेशकों के पैसे हर दिन मार्केट में डूब रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि गोदी मीडिया कुंभ में व्यस्त है। मार्केट से लोग आस लगाए बैठे हैं, शाम होते होते निराशा में डूब जा रहे हैं। काम किए जा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही, जहां निवेश कर रहे हैं वहां से लाभ नहीं। अच्छा है कि इस बीच कुंभ शुरू हो गया है, मिडिल क्लास का मन थोड़ा उसमें लग जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत लगना चाहिए। उसके बाद भारत की राजनीति उन्हें मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने के लिए ले जाएगी, उस काम में उन्हें व्यस्त कर देगी। लेकिन इन सब के बाद भी बीच बीच में मिडिल क्लास का ध्यान जब भी अपनी कमाई और शेयर बाजार पर आएगा तो उसका मन सैड ही होगा, गुड नहीं होगा। वो ज्यादा से ज्यादा लतीफा बना सकता है। रुपया कमजोर हो गया, $1 86 रुपए से ज्यादा का हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पत्रकारों से किनारा तो नहीं किया है, लेकिन पॉडकास्ट के नाम पर उद्योगपति को बुलाने लगे हैं। पहले कलाकार आए इंटरव्यू करने, अब उद्योगपति आ रहे हैं, आइए मेरा इंटरव्यू कीजिए। कमाल है, जो उद्योगपति भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल नहीं पूछ सकता, वो प्रधानमंत्री से उनके बचपन के किस्से पूछ रहा है। मिडिल क्लास को साफ संदेश दिया जा चुका है, ज्यादा सवाल मत पूछिए। बचपन में मैं क्या सोचता था, मेरा गांव कैसा था, जो सुना रहा हूं वही कथा सुनिए। कथावाचकों की डिमांड काफी बढ़ गई है, कवि भी कविता के साथ साथ कथा वाचन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।